हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपकी ब्रिलियंट मॉडल पेपर में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको पता है कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर जो है इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंसता है। तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और देख पा रहे हैं इसमें कि कुछ जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, जैसे 2021 में पूछा गया है सब क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक तरफ से हर ऑब्जेक्टिव के हर ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रोज़ मिलता रहेगा और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हर ऑप्शन पे मैं डिस्कस करूँगा। जब आप हर ऑप्शन के डिस्कस को जब आप सुनेंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कोई जो ऑप्शन करेक्ट है उसको करेक्ट बता दिए और हम आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हर ऑप्शन को सपोज कीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कोई ऑप्शन जैसे ए हो गया, तो आखिर बी सी डी को आपने किस बेसिस पे छाटा, ये डिस्कस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन जो सही हुआ उसमें टिक लगा लिया है ना, उसको बना लिया, उसको पढ़ लिया, और बाकी बी और सी जो गलत हो गया उस पर डिस्कस नहीं करता है। जब आप उस पर डिस्कस नहीं करेंगे तब एग्जाम हॉल में ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे, कैसे छाटेंगे? आप तो वहाँ पे बी सी और फिर ऑप्शन पे सोचेंगे। इसलिए हम लोग हर ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे और हर वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारा क्वेश्चन को देखिए और जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा एक्सप्लेनेशन को आप गौर से समझिए। आई होप कि बहुत कुछ आपको नया समझने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2021 में पूछा जा चुका है। क्या लिखा हुआ? हैव यू डैश हिम। ऑप्शंस दिया हुआ सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है, सी वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, हैड सीन और सीन। पहले हम लोग समझते हैं ये जो सी है, एस ई ई, सी ये वर्ब का पहला फॉर्म है और सॉ ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सीन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और आपको पता है आईएनजी लगाने से वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हैव यू डैश हिम। हैव यू, अब हैव को जान लीजिए। हैव एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव, हैज़, या इसका जो पास्ट फॉर्म होता है हैड। इसके साथ अगर वर्ब आ रहा है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हैव यू, अगर यू है तो हैव यू सॉ, तो ये तो आएगा नहीं, सॉ तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, और सी ये तो वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैव यू हैड सीन। क्या ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और जब सारे हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है और सब्जेक्ट पीछे हो जाता है तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव बन जाता है। यानी ये वर्किंग रूल आप पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट हैव, हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव होता है। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो होगा क्या, हैव, हैज़, या इसका पास्ट फॉर्म हैड, ये आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये अपने जगह पे बरकरार रहेगा। तो हैव, हैज, हैड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ हैव यू, इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हमारा वो कौन है? सीन है। सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और याद रखिएगा सी, सॉ, सीन, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वर्ब के इस रूप में, क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सॉ और सीन कौन सा सेकेंड फॉर्म है और कौन थर्ड फॉर्म है, इसलिए आप इसको गौर से समझिए। तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, क्योंकि सी वर्ब का पहला फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। और हैड इसलिए नहीं आया क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है और हैव हमारा यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। तो चलिए आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी 2021 में पूछा जा चुका है। वैसे ये सब क्वेश्चन एक सेकेंड में बनाने की चीज़ है। अब ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। जो भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो समझिए आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप याद रखिएगा क्या लिखा हुआ, डू। आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे बनाने का। जैसे आप हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, उसी तरह से जब भी आपको डू
या डज और इसका पास्ट फॉर्म डिड लग जाए तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का पहला फॉर्म होगा। चाहे डू डज शुरू में आए, सब्जेक्ट के पहले आए, या फिर सब्जेक्ट के बाद आए, डू या डज या इसका पास्ट फॉर्म डिड, चाहे वो सब्जेक्ट के बाद आए तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यानी डू डज या डिड इसके साथ वर्ब, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ खुद देख रहे हैं कि 2021 में ये पूछा जा चुका है। तो डू लगा हुआ है, डू है हेल्पिंग वर्ब, डू के साथ वर्ब वन चाहिए। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, रिमेंबर्ड, ईडी लगा हुआ है। ये तो या तो सेकेंड फॉर्म है या तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी में देखिए रिमेंबरिंग लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ, आईएनजी लगने से वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी कैंसिल। अब ऑप्शन सी तो सही होगा हमारा, चूंकि रिमेंबर वर्ब का पहला फॉर्म, ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, विल रिमेंबर, क्या विल आएगा, बिल्कुल नहीं। डू भी हेल्पिंग वर्ब है और विल भी हेल्पिंग वर्ब, और एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो यहाँ विल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी वजह से ये ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा और इसी वजह से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश इंग्लिश इन पटना। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लर्न एक वर्ड होता है, वर्ब है LEARN, लर्न ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और LEARNT और LEARNED ये दोनों ही इसका सेकेंड फॉर्म आता है ना, लर्नड या लर्नड, ईडी लग करके या लर्न में टी लगा दीजिए, ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा हमारा और थर्ड फॉर्म भी बनेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही डैश इंग्लिश इन पटना। हैड लर्न, चलिए हम लोग ऑप्शन सी से देखते हैं पहले। हैड के साथ लर्न, लर्न वर्ब का पहला फॉर्म है, और अभी आपको हम बताए कि हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और यहाँ पे लर्न जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही गलत, ठीक है। इज लर्न्स एस लगने से वर्ब का पांचवा फॉर्म बनता है, जैसे LEARN लर्न, इसमें अगर एस लगा देंगे ये वर्ब का पांचवा फॉर्म बनेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है ये आता प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी लर्न्स वर्ब का पहला पांचवा फॉर्म है और वर्ब के पांचवा फॉर्म, यानी वर्ब के लास्ट में एस या ES लगा होगा तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे इज लर्न्स दे दिया है, जो लर्न्स एस लगा हुआ ये V5 है, V5 के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया, है ना। अब लर्नड ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट के वर्किंग रूल में आई होप कि पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है। और ये जो LEARNT ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों जगह पे जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही होगा कि ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, वह इंग्लिश पटना में सीखा है, या सीखा था या सीखता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं हम लोग। ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। एक मजे की बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ना आप देखते ही 1 सेकेंड में बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, लास्ट ईयर, अगर सेंटेंस के आखिर में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट एग्जाम, लास्ट डेट, लास्ट नाइट कुछ भी रहे, आप सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये सब वर्ड लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम, ये सब का इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, यानी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन है भाई हमारा, हम लोग देखते हैं, हैड लीव, है ना, LEAVE। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था LEAVE, ये जो लीव है ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और LEFT लेफ्ट ये सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, हैड लीव, लीव तो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, हैड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म कैसे आएगा, अभी हम लोग पढ़े, हैव और हैव हैज हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म आता है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही गलत है, हैड लीव होगा नहीं, और ईज लीव, ईज के साथ वर्ब वन कभी नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात को, ठीक है, कि इज MR और इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वॉज वर,
इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म कभी नहीं आएगा, इसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म कभी नहीं आएगा, यानी इज एम आर वाज वर के साथ पहला दूसरा नहीं आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म कभी नहीं आएगा। यानी जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर दिखे तो पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म नहीं आएगा, पांचवा फॉर्म भी नहीं आएगा, आएगा तो तीसरा फॉर्म या चौथा फॉर्म। तीसरा आएगा तो पैसिव वॉइस में जाएगा, चौथा आएगा तो कंटिन्यूअस में जाएगा। इज एम आर बिफोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर बिफोर पास्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर भी3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, वाज वर भी3 जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जाएगा। यानी बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इसके हेल्प से आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस को छांट सकते हैं। तो इज एम आर वाज वर के साथ सिर्फ वर्ब 3 और वर्ब 4 आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इज लीव, लीव तो वर्ब का पहला फॉर्म है, इज लीव ये कॉम्बिनेशन ही गलत है, इज के साथ वर्ब 1 कभी आएगा ही नहीं, इसी वजह से ऑप्शन सी भी कैंसिल। और वाज लीव ये भी नहीं आएगा, वाज के साथ भी वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा, यानी दिखा गया इज एम आर वाज वर के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा, यानी वाज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो वाज लीव दिया गया है, ये भी ऑप्शन गलत। तो ए, सी और डी को हमने छाड़ दिया, बचा हमारा ऑप्शन बी यानी लेफ्ट। और ऐसे भी आप यहाँ पे देखिएगा ना, अगर लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहेगा तो सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप लगा देंगे। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, इट डैश सिंस 10 o'clock। सिंस 10 o'clock यानी ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट से क्वेश्चन है, किससे, प्रेजेंट परफेक्ट से। चलिए फिर भी हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो इज रेन्स कभी होगा, ये कॉम्बिनेशन गलत है, सपोज आपको नहीं पता कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन से देखते हैं, इज रेन्स यानी इज के साथ भी 5 दे दिया, गलत नहीं हो सकता, यानी इज के साथ भी 5 नहीं आ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन ही गलत है ऑप्शन का। इट रेनिंग वर्ब का चौथा फॉर्म, एक बात याद रखिएगा, वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है ना वो कभी भी बगैर हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, है ना। अगर आप लिख दीजिएगा कि ही प्लेइंग फुटबॉल, ये गलत हो जाएगा। वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है यानी आईएनजी जो लगा हुआ होता है वो कभी भी बगैर हेल्पिंग वर्ब का आ ही नहीं सकता है ना। V4 ऑलवेज रिक्वायर्स एनी हेल्पिंग वर्ब, या तो इज एम आर आएगा या तो वाज वर आएगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, या तो विल बी शैल भी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेनिंग, इट के साथ अगर चूंकि इट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इट के बाद अगर सीधे रेनिंग यानी V4 लगा देते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया नहीं, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए भी हमने छाटा, ऑप्शन डी भी हमने छाटा। अब हैज़ बीन रेनिंग और हैड रेन्ड, अब इसको समझते हैं। हैड रेन्ड, ये रेन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, बात सही है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, सिंस 10 o'clock, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग यानी हैज़ बीन V4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या लिखा गया, हु के बारे में मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हु से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने बताया है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हु डैश द ताजमहल, क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन मार्क, कि हु बिल्ड्स, हु बिल्ट, हु बिल्डिंग, नन ऑफ दिस। अब एक बात याद रखिएगा, BUILD, बिल्ड ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, तो BUILT, बिल्ट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात याद रखिएगा कि ताजमहल किसने बनाया, भारत की खोज किसने किया, रेडियो के आविष्कार किसने किया, ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, ये सारी की सारी बातें पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। ये सारी की सारी बातें पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया,
हु डैश द ताजमहल, पास्ट इंडेफिनिट, यानी बिल्ड्स अगर देते हैं तो V5 हो जाता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिल्डिंग, हु बिल्डिंग, V4 अगर आप दे रहे हैं तो V4 के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, इसी वजह से भी कैंसिल। प्रेजेंट में आप देंगे नहीं भैया, देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जब भी कोई ताजमहल बनाना है ना, लाल किला किसने बनाया, इस तरह की चीज़ें, रेडियो का आविष्कार किसने किया, इस तरह की चीज़ें का सारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, यानी V2 यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से देखिए महात्मा गांधी डैश इन 1948 एंड हैज़ डाइड, डाइज, डाइड और इज डाइड। अब देखिए महात्मा गांधी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डाइज V5 जो कि सिंगुलर है, ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देखें। हैज़ डाइड, महात्मा गांधी सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर, हैज के साथ V3 ये भी पॉसिबल है ना, कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है, सिंगुलर प्लूरल के एतबार से अगर देखा जाए तो पॉसिबल है। अगर डाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह जा सकता है। तो क्या लिखा है, महात्मा गांधी सब्जेक्ट यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है इज डाइड, यानी कहीं ना कहीं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सारा का सारा कॉम्बिनेशन हमारा फिट हो रहा है। लेकिन देना आपको एक ही है, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 1948 में, तो कोई किसी की मृत्यु होना, किसी का जन्म होना, किसी चीज़ का आविष्कार करना, खोज करना, ये सारा का सारा, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में वन टाइम एक्शन को बताता कि एक बार में हो गया बस, यानी पास्ट इंडेफिनिट वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट टाइम दिखाता है, यानी किसी का जन्म होना, किसी का मृत्यु होना, ये सारी बातें पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो इसी वजह से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग यानी उसको एवरी मॉर्निंग वॉक पे जाना, यानी हर सुबह टहलने के लिए जाना उसकी डेली लाइफ में शुमार है। तो जो डेली लाइफ में शुमार हो उसको हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या किसी की डेली लाइफ में शुमार था, यानी डेली लाइफ में वो काम वो करता था, तो करता था तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर करता है तो उसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है, सी है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, है ना। अब देखिए क्या लिखा, गॉन, गॉन ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अगर V4 यानी ING के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म किसी काम का नहीं है। इन द सेम वे अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, जैसे गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, गो पहला फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और क्वेश्चन में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी ऑप्शन सी में कोई भी, ऑप्शन सी में चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने की वजह से ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और गोज वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आ गया। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी का जो यानी एवरी मॉर्निंग यानी किसी का जो डेली लाइफ में काम होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या होता था तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग भाई पास्ट में था या प्रेजेंट में, ये चीज़ तो पता नहीं चल रहा है। और देखिए यहाँ पे मजे की बात ये है कि गोज यानी प्रेजेंट और वेंट पास्ट दोनों दे दिया गया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर कुछ लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट और पास्ट को आप यहाँ छांट ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब भी प्रेजेंट और पास्ट कोलाइड करेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रायोरिटी प्रेजेंट को देंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अगो। अगर अगो रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था ना लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम रहेगा, तो आप सीधे पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह से अगर अगो रहेगा सेंटेंस के आखिर में, टाइम फैक्टर है ये अगो, टाइम फैक्टर, अगर ये अगो रहेगा तो आप इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन है भाई हमारा, ऑप्शन बी, डाइड। ये डाइज ES लगा हुआ, ये V5 है।
तो V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट देंगे नहीं, है ना, क्योंकि अगो है तो अगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यानी अगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, दैट्स ऑल, आप इतना समझिए। लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए किसी बच्चा को ये नहीं पता कि सर अगो का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, सपोज नहीं है किसी को पता, या आपको पता है कि अगो का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं और एग्जाम हॉल में जाके भूल गए, तो आप कैसे इसको बनाएंगे? ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करना सीखिए। जिस दिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए, ऑप्शन को छांटना सीख गए, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी को हम देखते हैं, ईज डाइज। ईज के बाद वर्ब 5 है ना, एस लगा हुआ है ना वर्ब में, एस लगने से वर्ब 5 बनता है, यानी ईज के साथ वर्ब 5 नहीं आता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब 5 नहीं आएगा, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ही गलत है, ठीक है। और डाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब माई अंकल अगो, अ ईयर अगो, 1 साल पहले, तो ये कहीं ना कहीं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आ सकता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप इतनी सी बात को ध्यान में रखते हैं कि अगो का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, आप देखते ही इसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरह से रोज़ नया क्वेश्चन मिलता रहेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।